इमरजेंसी फर्स्ट एड उसे आप कह सकते हैं। इसके ये आप देख रहे हैं, इसकी डेफिनेशन आप सबसे शेयर हो रही है। अ, इसके कुछ रूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं किसी की भी हेल्प करने के। हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं वो विदाउट फंडामेंटल हो नहीं सकता। कोई भी बुक भी आप पढ़ते हैं उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं। इसी तरह इमरजेंसी फर्स्ट एड के कुछ बेसिक फंडामेंटल है कि उन फंडामेंटल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो फंडामेंटल आपके वो फंडामेंटल आपके हम आगे जाके आपको स्लाइड्स में शो करेंगे। लेकिन अभी आप ये इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट इमरजेंसी फर्स्ट एड कहते हैं इमीडिएट केयर ऑफ एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ हॉस्पिटल और डॉक्टर। कि आप किसी भी क्वालिफाइड पर्सन के आने से पहले पहले जो भी हेल्प कर रहे हैं इट्स कॉल्ड फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड को लेकर एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में। मिसकॉन्सेप्ट है लाइक लोग ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली जितना भी काम किया जाता है, लाइक कोई आरटीओ हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या कोई सडनली कोई अनकॉन्शियसनेस में चले गए, तो प्रैक्टिकली जो भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग उस कैजुअलिटी के साथ, वो ही फर्स्ट एड है। बट फर्स्ट एड एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली हेल्प करना फर्स्ट एड। इट्स आप वर्बल हेल्प जो करते हैं वो भी फर्स्ट एड है। किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी डिजास्टर के बाद आप उससे एक अच्छे फ्लो में बातचीत कर रहे हैं, उसको पैनिक जोन से बाहर कर रहे हैं, उसे काम कर रहे हैं, उसे रिलैक्स कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट एड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि फर्स्ट एड जो है आपका 100% में से 30% प्रैक्टिकली जो भी आप हेल्प करते हैं वो 30% हेल्प है। देन व्हाट इज द 70% ऑफ हेल्प? इट्स साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, जो कि हमें देना आनी चाहिए। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड तो प्रोफेशनली हम शायद ना दे सकें, उसके लिए प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग ज़रूरी है। बट अगर हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन किसी भी हादसे के बाद अच्छी रखें, रिलैक्स रखें, क्वालिटी वर्ड यूज़ करें, काम रहें हम लोग, तो जो कैजुअलिटी है वो बहुत रिलैक्स फील करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दिस इज अ फर्स्ट एड किट आप देख रहे हैं। अच्छा, इस पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इन द एंड, ये किट फर्स्ट एड किट है या फर्स्ट मेडिकल एड किट? ये क्वेश्चन के लिए आप लोग मुझे जब हम टाइम रखेंगे उसमें आंसर दीजिएगा। आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक मेडिसिन हैं, लाइक इसमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स के लिए बहुत नेसेसरी हैं। बट फर्स्ट एड बॉक्स के लिए ये इक्विपमेंट्स इतने ज़रूरी नहीं हैं। फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, जो पर्सन हैं। बट एक लेमैन इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता। तो ये दोनों बॉक्सेस का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स, जो कि डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या जो प्रोफेशनल लोग हैं मेडिकल के, वो इस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। जो कि एक लेमैन, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट या एक ड्राइवर जो रोड पे मौजूद है, एक शॉपकीपर, वो इस बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो कि वो अ, इसको मैंडेट नहीं करते रखते यूज़ करने का। तो हमारे हमें दोनों बॉक्सेस की अवेयरनेस होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स कि कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सा एक लेमैन भी जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है वो यूज़ कर सकता है। विदाउट एनी मेडिकेशन हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और विदाउट एनी मेडिकल स्किल्स हम दुनिया की सबसे डेंजरस कैजुअलिटी को सेव कर सकते हैं विद अ टू फिंगर। आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो ये जब सेशन हमारा आगे जाएगा तो आपको पता लगेगा कि आप इन दो उंगलियों से जो दुनिया की सबसे डेंजरस कैजुअलिटी है उसे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। वो बैकग्राउंड क्या है? ये दुनिया की सबसे डेंजरस कैजुअलिटी किस तरह से अनकॉन्शियस जो कैजुअलिटी होती है उन्हें आप इन दो उंगलियों से बचा सकते हैं सिर्फ ऑन अ रोड साइड। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज डिफरेंट, बट अगर आप रोड साइड, होम साइड, ऑफिस साइड, रेस्टोरेंट साइड, मार्केट साइड, कहीं भी ऐसी जगह पर हैं और आप सडनली किसी को इस हालत में देखते हैं अनकॉन्शियस, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे किस तरह मैनेज करते हुए हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसके लिए ये टू फिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। तो ये आगे चलकर हम इस पे भी बात करेंगे। ये
अनकॉन्शियस दुनिया की सबसे डेंजरस कैजुअलिटी कंसिडर होती है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ क्यों होती है। एक्चुअली जब भी कभी डिजास्टर होता है, तो मैं थोड़ा सा उसकी साइकिल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से ये डेंजरस कैजुअलिटी। जब भी कभी कोई डिजास्टर होता है, ये एक डिजास्टर पॉइंट है। इस जगह पर जो टीम इंटर होती है, इसमें होती है सर्च एंड रेस्क्यू की टीम। उनको कोई गर्ज नहीं होता कि कौन इंजर्ड है, कौन एम्प्यूटेड है, कौन अनकॉन्शियस है, कौन फ्रैक्चर में। उनका पर्पस ये होता है कि इस जगह सर इन्हें निकालना है कैजुअलिटीज को, और एक सेफ जोन में लेकर आना है। तो उसके लिए वो जो टीम इंटर होती है सर्च एंड रेस्क्यू की टीम। वो क्या कर रहे होते हैं, पिगी बैग मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं। पिगी बैग, फायरमैन लिफ्ट, ड्रैग मेथड, ब्लैंकेट लिफ्ट, टू हैंडेड, थ्री हैंडेड, फोर हैंडेड सी मेथड। तो उन मेथड से वो उनको एक सेफ प्लेस पर लेकर आ रहे हैं। लाइक यहाँ डिजास्टर हुआ है, ये एक सेफ जोन बना हुआ है, यहाँ लेकर आए। यहाँ पर एक टीम होती है, यहाँ पे फर्स्ट एड की टीम नहीं होती। यहाँ पर एक टीम होती है, वो होती है ट्रायाज की टीम। वो क्या कर रही होती है, वो प्रायोरिटाइज कर रही होती है कैजुअलिटीज को। उनके हाथ में रिबन्स होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। तो रेड रिबन जिन्हें बांधी जाती है, वो बांधी जाती है अनकॉन्शियस एम्पुटेशन अगर कोई हुई हुई है डिजास्टर में, या ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग। इसी तरह उसका मतलब होता है इमीडिएट केयर। आपने उसको इमीडिएट केयर देनी है। जब वो फर्स्ट एडर के हाथ में आए, तो उसने पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो रेड रिबन जिन पे टैग हुआ हुआ है, उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। तो ये अनकॉन्शियस, सीवियर ब्लीडिंग, एम्पुटेशन, थर्ड डिग्री बर्न कोई कैजुअलिटी है, तो उसे रेड रिबन जो है वो लगाई जाती है और उसे इमीडिएट केयर दी जाती है उसी वक्त। अगर मास कैजुअलिटी, येलो जो रिबन है वो टैग की जाती है जिनको डिलेड हेल्प भी मिले, तो आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। लाइक कोई माइनर कोई इंजरी है, या सिंगल कोई फ्रैक्चर है, माइनर कोई बर्निंग हो गई है उसको फर्स्ट डिग्री, लाइक, और 1 और 2% आप उसका कह लें कि वो बर्न हुआ हुआ है। तो ऐसी जो कैजुअलिटी है उसको फिर वो येलो रिबन टैग कर दी जाती है। इसी तरह ग्रीन की जाती है जो वॉकिंग बाउंड होते हैं, जो ऐसी कैजुअलिटी जिनको बहुत माइनर इंजरी है, या वो इंजर्ड नहीं भी हुआ है लेकिन उस डिजास्टर में पैनिक है, वो वॉकिंग बाउंड कहलाते हैं। तो उन कैजुअलिटीज को ग्रीन बांधी जाती है, और ब्लैक बांधी जाती है अनकॉन्शियस विदाउट ब्रेथ। तो जो रेड रिबन में आ रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा, अनकॉन्शियस, एम्पुटेशन या सिवियर ब्लीडिंग, थर्ड डिग्री बर्न है कोई कैजुअलिटी, 1% भी बर्न है अगर वो थर्ड डिग्री में, तो वो इमीडिएट उसमें आती है रेड रिबन। तो जब ये 4-5 कैजुअलिटी इस फर्स्ट एड जोन में पहुंचती हैं, तो इनमें भी जो पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है अनकॉन्शियस की। तो वो क्यों दी जाती है, क्योंकि अनकॉन्शियस आप सबको पता है कि अनकॉन्शियस की डेफिनेशन ही है कि बॉडी मसल्स का रिलैक्स हो जाना। और आप लोग अपने आप को असेसमेंट करें, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, कि आपकी बॉडी में सबसे डेंजरस मसल कौन सा है। तो आपको वो जो डेंजरस मसल मिलेगा, वो दिखेगा, वो है हमारी टंग। तो हम उसे जब हम कॉन्शियस होते हैं तब भी हमें बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि किसके आगे किस तरह हमें बात करनी है। बड़ा कंट्रोल करके हम अपनी टंग को यूज कर रहे होते हैं। और जब हम कभी अनकॉन्शियसनेस में जाएं, तो हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन्हें हमारी टंग को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि जब ये रिलैक्स होती है, तो लाइक ये टंग इट्स लाइक ए इलास्टिक, इट्स लाइक एक रबड़, कि जब ये रिलैक्स होती है तो वापस थोड़ा सा पीछे होती है। जब पीछे होती है तो टंग लाइक दिस वो इस तरह ओपन हो जाती है। जब वो यहाँ पे दो पैसेज हैं, फूड पैसेज, एयर पैसेज, वो क्या करती है, उन पे बैरियर क्रिएट कर देती है। जब वो बैरियर क्रिएट होता है, तो वो ब्रेथ नहीं कर पाते। जब वो ब्रेथिंग नहीं कर पाते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो फिर कभी भी डेथ जोन में जा सकते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, इस पे हम आगे जाके सिर्फ इन 2 उंगलियों से आप उनसे बचा सकते हैं, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो ये फर्स्ट एड किट थी, जैसे आपने देखा कि इसे कौन यूज कर सकता है और कौन यूज नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे तो स्कूलों में ये बॉक्स रखे हुए हैं, आप देखेंगे तो ऑफिसेज में ये बॉक्स रखे हुए हैं, जहाँ पे कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है फिर भी वो इसे यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी सेल्फ मेडिकेशन इतना ही बड़ा क्राइम है जो किसी भी सिविलाइज कंट्री में या डेवलप कंट्री में, लेकिन हमें इसकी अवेयरनेस इतनी है नहीं। अ, किसी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर या फर्स्ट एडर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है उसका ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सेव द लाइफ, प्रिवेंट फर्दर डैमेज,
एंड प्रमोट रिकवरी। कि एक हादसा हो गया, उसमें उसकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करनी है। एक हादसा हो गया, एक डैमेज हो गया, उसे तो हम नहीं रोक सकते जो डैमेज हो गया, बट उससे हमें फर्दर डैमेज में जाने से बचाना है जब तक वो हॉस्पिटल के बेड पे ना आ जाए। हमें ऐसी प्रैक्टिस उस पर करनी है जिससे वो फर्दर डैमेज में ना जाए, एंड प्रमोट रिकवरी, उसकी रिकवरी पे काम करना। क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड, ऑब्वियसली ये क्वालिटीज तो फर्स्ट एड में क्या वैसे भी होनी चाहिए, हमें किसी भी प्रोफेशनल फील्ड के लिए क्वालिटीज हमें होनी चाहिए। काम होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए हमें अपनी वर्किंग पे, और कॉमन सेंस जो ऑब्वियसली नॉट वेरी कॉमन। काम आपका कब होंगे, इन सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक है, जो क्वालिटीज़ का ताल्लुक है वो आपकी नॉलेज से। काम होंगे जब आपके पास नॉलेज होगी, काम हो, कॉन्फिडेंट होंगे जब आपके पास नॉलेज प्लस प्रैक्टिस होगी, कमांड होगी जब आपके पास नॉलेज प्लस प्रैक्टिस और बड़ी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस आपके पास होगी, तो कमांडिंग उसमें होगी। और कॉमन सेंस तो हमें वैसे भी हर इमरजेंसी में यूज करना ही चाहिए। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर, जो कि मैसेज में आप बता सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आप मैं अपने मैसेज को देख सकता हूँ। तो अगर कोई मैं फास्ट हूँ या आपको मेरी कोई बात मैसेज सही कन्वे ना हो रहा, तो आप प्लीज़ मुझसे उससे पूछ सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, एंड हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो एक्चुअली ये लाइन में जा रहा था, जब मैं ब्लीडिंग पढ़ रहा हूँ तो ये स्लाइड में तब शो करूँ, लेकिन चलें ये इसमें अभी आ गई है। ये जो लाइन लिखी है बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसको हम नॉर्मली फॉलो नहीं करते। टेकिंग केयर ऑफ 100%, नॉट जस्ट वन। कि हम कोई भी हादसा होता है हम उसकी इंजरीज को देख रहे होते हैं, हम इंजर्ड पर्सन को नहीं देख रहे होते। हमारा फोकस होता है उसके बॉन्ड्स के ऊपर कि हमें उसको कैसे हील करना है। जो भी लोगों की रेमेडीज हैं, लोग जो भी लोगों की प्रैक्टिसेस हैं, वो उस बॉन्ड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। बट हम उसको साइकोलॉजिकली नहीं देख रहे होते, हम उसको फोकस नहीं कर रहे होते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको अर्लियर शेयर किया था कि 100% में से 30% प्रैक्टिकली जो भी काम करते हैं, वो 30% हेल्प है किसी भी डिजास्टर या एक्सीडेंट के बाद, एंड 70% वो हेल्प है जो आप वर्बल उसके साथ कर रहे हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन जो उसके साथ हो रही है। दिस इज द 70% ऑफ हेल्प। उसको मैं सपोर्टिंग के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ, तो आपको पता लगेगा कि ये वर्बल हेल्प कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं एक सेमिनार में था, मुझे पता लगा दुनिया में अभी तक अब तक मोर देन 3500 ऑफ स्नैक्स हैं की टाइप्स है। मोर देन 3400 टाइप्स ऑफ स्नैक्स, मुझे तो दो तीन ही पता थे। एंड इन टाइप्स में से 70% जो आपके स्नैक्स हैं उनमें वेनम नहीं, पॉइजनस नहीं है। और उसी में मुझे पता लगा उस सेमिनार में कि स्नैक बाइट के बाद जो डेथ होती है उनमें से जो 60% जो डेथ है स्नैक बाइट्स, वो उसकी वजह पॉइजन नहीं होता, वेनम नहीं होता उसका स्नैक। वो वजह होती है फेयर, खौफ। उस खौफ से कोई भी वीक ऑर्गेनिक फेलियर में जाता है और वो उसकी कॉज ऑफ डेथ निकल आती है। तो अगर 60%, 60 to 70% हम स्नैक बाइट्स के कैजुअलिटीज को पूरी दुनिया में बचा सकते हैं सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन से, कि हमने उसको उस फेयर से बाहर निकालना है, उसे रिलैक्स करना है, काम करना है और हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो वो आप उसे हम उसे बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। और आप देखें कि एक बॉर्डर पे एक सोल्जर को बस लग जाता है 7 बुलेट का, वो सिटी के हॉस्पिटल में आने के लिए उसको 48 आवर्स लगते हैं और वो सरवाइव कर जाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड एक रोड पर एक लेमैन को 1 बुलेट लगती है और वो हॉस्पिटल हाफ आवर के ड्राइव पर हॉस्पिटल है, वो जिंदा नहीं पहुंच पाता। तो फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है विल पावर में, फेयर में। तो एक सोल्जर का विल पावर डिफरेंट है, एक लेमैन का विल पावर डिफरेंट। तो साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और किसी को स्ट्रेंथन करना डिजास्टर में से वर्बल हेल्प से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टेकिंग केयर ऑफ 100% नॉट जस्ट वन इज एंड को सपोर्ट करती है आपको। इट्स अ हेल्प फॉर अदर। ऑब्वियसली फर्स्ट एड अगर आपको आती है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये एक डिजास्टर पिक्चर है। मैं अब आपको प्रिंसिपल पे लाना चाह रहा हूँ एक्चुअली फर्स्ट एड के। ये पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी। इसमें इस पिक्चर को देखकर आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन? कोई कमेंट्स में मुझे बताएगा कि व्हाट इज द योर फर्स्ट एक्शन। अगर आप इस तरह के किसी सिनेरियो में हो, आपका पहला एक्शन क्या होगा? कॉल फॉर हेल्प। मूसा ने कमेंट किया हमें, कॉल फॉर हेल्प। ओके, आपने कॉल फॉर हेल्प कर दिया, आपने शाउट किया, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया आपने। बट व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? हाँ, ये तो हो गया। आफ्टर कॉल फॉर हेल्प व्हाट इज द योर स्टेप? सेल्फ सेफ्टी। फर्स्ट कॉल फॉर हेल्प देन सेल्फ सेफ्टी। डॉक्टर बिलाल खानजादा, गुड। अब मेरा नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है। आपने इस पूरे सिनेरियो में आपको सेल्फ सेफ्टी से रिलेटेड आपको एक्शन क्या होगा? इस पूरे सिनेरियो में आपका एक्शन क्या होगा? आपने सेफ्टी देख लिया, आपको दिख रहा है कि इसमें एक हेजेडियस केमिकल है। इसमें इलेक्ट्रिक पोल जो है वो बिल्कुल कभी भी गिर सकता है, उसकी वायरें उस जगह पे गिरी हुई हैं। हेजेडियस केमिकल जगह पर पूरी तरह फैला हुआ है। बहुत सारी कैजुअलिटीज हैं जो बिल्कुल केमिकल के बिल्कुल नियर बाय। एक कार है वो कभी भी फायर, उसका जो है ब्लास्ट में कन्वर्ट हो सकती है। व्हाट इज योर एक्शन? सेल्फ सेफ्टी आपको दिख रही है, इसमें आप क्या करेंगे मुझे बताएं। कॉल फॉर हेल्प कर दी है, फायर ब्रिगेड या के इलेक्ट्रिक या एम्बुलेंस सर्विस को कह रहे हैं वी आर ऑन द वे, और इट माइट टेक 40 to 45 minutes। दिस ड्यूरिंग व्हाट इज योर एक्शन? कोई मुझे बताएंगे कमेंट्स में। मूव टू सेफ प्लेस। मूव टू सेफ प्लेस के लिए आपको इनके करीब जाना पड़ेगा। जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना, मोहम्मद शकील, गुड, ओके। वो तो वही क्वेश्चन है, निकालेंगे कैसे? इस सिनेरियो में आप जाएंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे कैसे? कुछ मुझे गाइड गाइड करेंगे आप लोग? शिफ्ट पीपल टू पीपीआई और पुट आउट फायर इन बोथ कार देन मूव पेशेंट। कोशिश करेंगे खुद फायर को कम करेंगे, ओके। बैक टू आर्म इनफिनिक्स। अच्छा, गुड, ओके। आई गॉट योर आंसर। मैं आपको बताता हूँ। बड़े सेफ्टी के कोर्स किए मैंने। आप बिलीव करें सारी सेफ्टी 3 वर्ड्स पर आती है। जितनी भी सेफ्टी है वो आपकी ओनली 3 वर्ड्स पर आती है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आप कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प के बाद जो आपका जो फर्स्ट जो एक्शन होगा वो क्या होगी? सेफ्टी। ऑब्वियसली मैंने देख लिया सीन में, मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जो कि अनसेफ है। मैंने अपनी सेफ्टी कहाँ की? क्योंकि आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको बचाने जाऊंगा, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं इन कैजुअलिटीज को उठाकर बाहर लाऊंगा। ऑब्वियसली मेथड यूज करेंगे। अगर आपको आते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ड्रैग मेथड, पिगी बैग, ब्लैंकेट लिफ्ट या जो भी अवेलेबल चीज़ों से आप उन्हें लिफ्ट करेंगे तो आपको उनके करीब जाना पड़ेगा। तो इसमें फिर आपने सेफ्टी क्या देखी? अपनी नहीं देखी, ऑब्वियसली नहीं देखी। जब भी कभी आप किसी भी डिजास्टर में एंटर हो, किसी भी सीन में एंटर हो, किसी भी एक्सीडेंट में एंटर हो, जब भी कोई कॉल फॉर हेल्प करे तो आपने लाउडली कॉल फॉर हेल्प की आवाज लगानी है ताकि और लोग आ सके, नंबर वन। दूसरा, जो आपने स्टेप लेना है वो सेल्फ सेफ्टी का लेना है। तो आपने जब भी कोई हेल्प के लिए बुला रहा है, आपने उसके करीब नहीं जाना जब तक आप सीन सर्वे ना करें। और वो सीन सर्वे क्या होगा? वो आपने स्मेल करना उस जगह पर जाने, जैसे ही दाखिल हो उसके उस रूम में एक स्मेल करना है। कोई ऐसी कोई स्मेल तो आपको फील नहीं हो रही जो कि सही ना हो। दूसरा, आपने एक असेसमेंट करनी है सीन की। कोई आपको हैजर्डियस चीज तो नजर नहीं आ रही, और वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक वायर हो सकती है, करंट लगा हो सकता है उसे, फायर हो सकता है, ड्रॉनिंग हो, कोई भी ऐसी चीज हो। जब भी कोई कॉल फॉर हेल्प आपको करे, आपने उस जगह पर सबसे पहले असेसमेंट करनी है डेंजर की, कि यहाँ पर डेंजर है क्या।
और जब भी आप डेंजर की असेसमेंट कर लें, जैसे आपने सीन में असेसमेंट की डेंजर की कि यहाँ पे एक हैजर्डियस केमिकल है, इसमें फायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसका पोल जो है वो कभी भी गिर सकता है, और वो वायर जो है वो उसमें भी करंट है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इतने सारे डेंजर आपको दिख रहे हैं, आपके असेसमेंट में दिख रहे हैं, दूर से ही दिख रहे हैं, कहीं जाए बिना। तो आपको 3 वर्ड्स आपने याद रखने जब भी आप कभी असेसमेंट ऑफ डेंजर करें: रिमूव, रेस्क्यू, कॉल फॉर हेल्प। आप इन 3 में से कोई भी स्टेप लेते हैं, आप उसकी बेहतरीन हेल्प करेंगे उस फंसे हुए शख्स की, उस डिजास्टर में आए हुए शख्स की। रिमूव, रेस्क्यू, कॉल फॉर हेल्प। रिमूव, अगर आप समझते हैं कि आप में ये स्किल्स हैं कि आप इन डेंजर्स को रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव द डेंजर, गो एड। अगर आप समझते हैं आपके पास वो स्किल्स, वो इक्विपमेंट्स नहीं है कि आप डेंजर को रिमूव कर सकें, देन रेस्क्यू द कैजुअलिटी। तो आप कैजुअलिटी को रेस्क्यू करने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि तीनों दोनों स्किल्स नहीं है, कि डेंजर इतना बिग है कि मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, वो कैजुअलिटी डेंजर के सराउंडिंग में इस तरह है, उनके जो कैजुअलिटी हैं उनके सराउंडिंग में डेंजर इस तरह है कि मैं उनको रेस्क्यू भी नहीं कर सकता, तो प्लीज आप ये दोनों काम ना करें। देन कॉल फॉर हेल्प इज द बेस्ट ऑप्शन। प्रॉपर जो इसके लोग हैं वो आए रेस्क्यूअर के, वो इनको हेल्प आउट करें, क्योंकि एक जख्मी है और एक आप है। याद रखिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइफ है वो आपकी अपनी है, क्योंकि आप सेफ हैं तो आप 10 लोगों को बचा लेंगे। अगर आप सेफ नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आपको भी मदद चाहिए। तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट एड जो पहली चीज सिखाती है वो सेफ्टी सिखाती है, और इसका जो पहला रूल है वो डेंजर है, जिसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ डेंजर, जो मैंने भी आपको करके बताया। जब भी आप डेंजर देखें, आपने सेफ्टी देखनी है अपनी, नंबर 1। नंबर 2, सेफ्टी देखने के बाद आपने रिमूव द डेंजर, रेस्क्यू द कैजुअलिटी और कॉल फॉर हेल्प। आपने इनमें से कोई भी स्टेप लेना है, जो भी आप हेल्प करेंगे वो इस फंसे हुए शख्स की बेहतरीन हेल्प होगी। इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं ड्रैग करके आराम से ला सकते हैं, एक साइकिल वाले को और एक कार वाले को, जो कि बहुत आउटसाइड है। अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो थोड़ा सा करीब है, जो बहता हुआ केमिकल है वो यहाँ पर आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसके पास जाने के लिए मुझे बड़ा रिस्क होगा। तो पहला, असेसमेंट ऑफ डेंजर, कॉल फॉर, इस पे हम आते हैं, मैं डायरेक्ट आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट एड, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, मेडिकल लोग, पर्स वो आप लोग पैरामेडिक्स हैं। तो DRABC, दीज आर दी बेसिक फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट एड। ये फंडामेंटल्स बढ़ते रहते हैं। तो फोर, आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा आफ्टर 5 मिनट्स के बाद, जो है आप लोग इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मीटिंग टाइम जो है वो एंड होने वाला है इसमें। These are the basic fundamental of first aid: danger, response, airway, breathing, circulation। मैं इसमें एक और ऐड को कर देता हूँ: एक्सपोजर। फर्स्ट प्रिंसिपल डेंजर आपने देखा, मैंने उसके एक एग्जांपल भी आपसे शेयर की। सेकंड, जो इसका प्रिंसिपल है, रूल है, फंडामेंटल है फर्स्ट एड का, दिस कॉल रिस्पॉन्स। किसी भी कैजुअलिटी का आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं आफ्टर रिमूविंग द डेंजर और रेस्क्यू द कैजुअलिटी। आपने उस कैजुअलिटी का क्या चेक करना है, रिस्पॉन्स। किस तरह चेक करेंगे? 3 वर्ड्स आपको याद है, तो आप रोड साइड पर कहीं भी किसी भी साइड पर आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। वो वर्ड्स हैं: शेक, शाउट एंड पिंच द एयर। आपने क्या करना है? शेक करना है, शाउट करना है, पिंच करना है एयर के ऊपर, और उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, क्या वो कॉन्शियस है या वो अनकॉन्शियस। वो आपको साइन देगा, आपने उसको टैप किया, हेलो हेलो, आर यू ओके, हेलो, आप ठीक है, एंड पिंच द एयर। क्या होगा? दो चीजें पॉसिबल होंगी, या तो कॉन्शियस होंगे या अनकॉन्शियस होंगे। कॉन्शियस होंगे, अपनी आईज को ओपन करेंगे, कॉन्शियस होंगे वो रोने लगेंगे, कॉन्शियस होंगे फेस एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, कॉन्शियस होंगे वो आपसे बातचीत करेंगे, अपने एक्सीडेंट की स्टोरी सुनाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ साइन देंगे अगर कॉन्शियस होंगे। अगर अनकॉन्शियस होंगे तो आप जितना शेक शाउट पिंच करें उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो किसी का भी सेकंड आपने क्या करना, आफ्टर रिमूविंग द डेंजर और रेस्क्यू द कैजुअलिटी, आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना, शेक शाउट पिंच मेथड यूज करके।
उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कैजुअलिटी कॉन्शियस है, कौन सी कैजुअलिटी अनकॉन्शियस। पहले बात करते हैं अनकॉन्शियस कैजुअलिटी की, जो कि मैंने अर्लियर अपने सेशन में आपको बताया था कि दुनिया की जब भी कभी डिजास्टर में लोग रिस्पॉन्स करने जाते हैं तो दुनिया की सबसे डेंजरस कैजुअलिटी होती है वो अनकॉन्शियस होती है। रीजन कुछ भी अनकॉन्शियसनेस का, अगर वो बेहोश है तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है रिस्पॉन्डर्स के लिए, उधर वहाँ मौजूद टीम के लिए, फर्स्ट एड टीम के लिए, कि हमें इसको कैसे एयरवे को मेंटेन करते हुए हमें इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना। तो पहले बात करते हैं कि एक कैजुअलिटी थी, हमने उसका रिस्पांस चेक किया, हेलो हेलो आर यू ओके, हेलो पिंच किया बट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस। जब भी कैजुअलिटी अनकॉन्शियस होगी हमें उसका एयरवे ओपन करना है, क्योंकि उसकी टंग की वजह से उसका एयरवे ब्लॉक है, तो अभी हमें उसको ओपन करना है। ओपन किस तरह करेंगे? टू वर्ड्स अगर आपको याद है तो आप किसी भी हादसे के बाद एक रोड पे, एक रेस्टोरेंट में, एक मार्केट में अगर आपको अनकॉन्शियस कैजुअलिटी दिख रही है तो आप उसके एयरवे को मेंटेन कर देंगे। तो टू वर्ड्स हैं, टिल द हेड लिफ्ट द चिन। अपने हेड को पीछे करना है, चिन को विद अ टू फिंगर लिफ्ट करना है, और जब आप ये करेंगे तो उसका एयरवे मेंटेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो टू वर्ड्स आपने याद रखने हैं, टिल द हेड लिफ्ट द चिन मेथड। जब आप चिन को लिफ्ट करते हैं, जब आपका जॉ अप होता है तो वो क्या करता है, वो टंग को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है तो जो टंग आपकी फैली हुई थी वो वापस से ऊपर होने लगती है। जब ऊपर होती है तो ये जो ब्लॉकेज है आपका पैसेज है ये क्लियर हो जाता है। अगर इसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो दोबारा से ब्रेथ करने लगेगा, और जब ब्रेथिंग करने लगेगा तो फिर आप अ, इसकी एक पोजीशन होती है जिसमें प्रमोट किया जाता है, और मैं अभी आपको आगे दिखा दूँ। और आप प्लीज रीज्वाइन कर लें इसे सेशन। तो क्योंकि हमारे पास टाइम अभी 5 मिनट्स हैं, इसको आप प्लीज़ इसे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इसे दोबारा से रीज्वाइन कर लें। तो एयरवे आपने मेंटेन किया, एयरवे मेंटेन करने के बाद अगर आप उसकी पल्स महसूस कर सकते हैं तो पल्स चेक कर लें, क्योंकि आप मोर से आप लोग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स हैं। अ, अगर आपको पल्स से डिफिकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं। ब्रीथिंग आप लुक लिसन फील मेथड से उसकी ब्रीथिंग को चेक कर सकते हैं। लुक राइज एंड फॉल ऑफ हिज चेस्ट, फील वार्म ब्रीथ ऑन योर चेक्स एंड लिसन ब्रीथिंग साउंड। नॉर्मली ब्रीथिंग का कोई साउंड नहीं होता, लेकिन हादसे के बाद अगर आपको स्नोरिंग या गर्गलिंग ब्रीथिंग साउंड मिल रहा है, इसका मतलब उसको इंटरनली कोई डैमेज है, इंजरी है, या ब्लड है उसके माउथ में, जब वो सांस ले रहा है तो गर्गलिंग या इस तरह का, तो पॉसिबली वो ट्रॉमा की कैजुअलिटी हो सकती है। ओके, तो अनकॉन्शियस जो कैजुअलिटी होती है उसका आपने एयरवे ओपन किया, और एयरवे ओपन करने के बाद आपने ब्रीथिंग चेक की, ब्रीथिंग बाय लुक लिसन फील मेथड। देन आपने उसको, एक पोजीशन होती है, खास पोजीशन जिसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन, आपने उसको उसमें प्रमोट करना है। ये वापस से मैं, क्योंकि आपको ऑडियो उस वक्त नहीं आ रही थी, डेंजर रिमूव और रेस्क्यू जो मैंने आपको कहा था, रिस्पॉन्स बाय शेक शाउट पिंच, आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। देन आपने इस पोजीशन का मैं आपको बता रहा था जिसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन। ये पाम की बैक साइड आपने उसकी रखनी है इस तरह, और एक आर्म को उसने को 90 डिग्री पे करना है, और पूरी बॉडी को उठाकर आपने करवट पोजीशन में करना है। लेग को थोड़ा सा बैंड करना और एब्डोमिनल के करीब कर देना मैक्सिमम। इससे हो क्या रहा है, ये बॉडी लॉक है, जब तक ये कॉन्शियस नहीं होंगे या होश में नहीं आएंगे या कोई आकर इन्हें सीधा नहीं करेगा, ये इसी तरह हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, इस पोजीशन का दूसरा जो फायदा है, माउथ से जो भी सिक्रेशन, या अगर ये वॉमिट करते हैं तो सारी वॉमिट बाहर आएगी, आप अंदर जाने के, वापस रिटर्न होने के चांसेस कम से कम है। तो ये पोजीशन कहलाती है रिकवरी पोजीशन। तो ये पोजीशन हमें बनाना आनी चाहिए, और हम सबको पता होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। ये तो बात थी कॉन्शियस कैजुअलिटी की। अनकॉन्शियस कैजुअलिटी विद ब्रीथिंग की। इसी तरह अगर किसी हादसे के बाद कोई कैजुअलिटी अनकॉन्शियस हो विदाउट ब्रीथिंग, तो हम सबको पता है उसका क्या करना है, उसका हम करते हैं सीपीआर। ये फिर कभी जो नेक्स्ट कभी हमारा कुछ सेशन हुआ उसमें हम इसको प्लान कर लेंगे। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसे हम कहते हैं सीपीआर, ये किया जाता है अनकॉन्शियस विदाउट ब्रीथिंग। इसमें भी बड़ा टेक्निक का काम है। लोग सीपीआर करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, बाय फोर्स, अपनी बॉडी फोर्स यूज करते हैं जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जबकि सीपीआर में बॉडी फोर्स यूज नहीं की जाती, बॉडी वेट की यूज किया जाता है। ये कभी
हैंड्स ऑन कभी हमारा प्लान बना या ऑनलाइन में कभी हमारा प्लान बना तो मैं आपको वो टेक्निक शेयर करूंगा सीपीआर की। लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी कैजुअलिटीज़ पे। तो अनकॉन्शियस विद ब्रीथिंग कैजुअलिटी हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन ये। अनकॉन्शियस विदाउट ब्रीथिंग कैजुअलिटी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सीपीआर करते हुए हमें उसे लेकर जाना है हॉस्पिटल या नियर बाय जो भी आपके इमरजेंसी सेंटर है। अब बात करते हैं थर्ड कैजुअलिटी, वो है कॉन्शियस कैजुअलिटी। किसी भी हादसे के बाद, किसी भी डिजास्टर के बाद अगर कैजुअलिटी आपको कॉन्शियस मिल रही तो प्लीज उसका रिस्पॉन्स चेक मत कीजिएगा। हेलो हेलो आर यू ओके, वो कहेंगे भाई मैं तो ओके हूँ, ये जो मदद करने आए ये बिल्कुल ओके नहीं है। तो वो हमें दिख रहे हैं कॉन्शियस हैं, वो बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी कोई भी हादसा हो और किसी भी हादसे के बाद आपको कैजुअलिटी कॉन्शियस मिले, हमें उसके साथ चार काम करने होते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है किसी भी हादसे के बाद कॉन्शियस कैजुअलिटी के साथ। और स्टेप बाय स्टेप हम उसे डिस्कस करते हैं। नंबर वन, जो कि मैं अर्लियर आपको सेशन में पहले ही बता चुका हूँ कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, रीश्योरेंस, तसल्ली देना, काम करना, पैनिक जोन से बाहर करना, ये सारी चीज़ें होंगी वर्बल कम्युनिकेशन से। जब आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, जब आप उससे बातचीत करेंगे, जब आप उससे क्वालिटी वर्ड यूज़ करेंगे। रोड पर हादसा होता है, आप देखते हैं लोग मदद करते हैं, लेकिन वर्ड क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एम्बुलेंस को बहुत देर से कॉल की, ओहो इनका तो बहुत सारा ब्लड ज़ाया हो गया। किसके आगे कह रहे हैं, जो एक इंजर्ड शख्स है उसके आगे जब ये बातें हो रही होती हैं तो आप मुझे बताएं क्या वो हॉस्पिटल जिंदा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने उसकी विल पावर भी खत्म कर दी। तो हमें पहला काम, जब भी कोई कॉन्शियस कैजुअलिटी मिले, हमारा पहला काम क्या होना है? पहला काम होना है रीश्योरेंस, तसल्ली देना, दिलासा देना, पैनिक जोन से बाहर करना। वो किससे बाहर होगा? आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से। और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये कैजुअलिटी और मैं इनके पास जाकर बैठा हूँ और मैं इनसे शुरू हो जाऊँ, आप प्लीज़ रिलैक्स रहें, आप काम रहें, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दी है, वो ऑन द वे। और आप बिलीव करें, मुझे ऐसे देखें और कहें आप हैं कौन, और नहीं भी कहें तो दिल में शायद सोचें ये हैं कौन। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के अब बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अपने आप को इंट्रोड्यूस आप कैसे करेंगे? आप उसके पास बैठें, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। माय नेम इज़ अदनान, मैं एक फर्स्ट एडर हूँ, रिस्पॉन्डर हूँ, मुझे पता है आपको कैसे डील करना है, आप प्लीज़ मेरा साथ दें, हम इस हादसे से निकल आएंगे, मैं आपके साथ मौजूद हूँ। एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दी, वो ऑन द वे बस पहुँचती होगी। जब तक आपकी जो भी इंजरीज हैं उनको हम चेक कर लेते हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं मुझे तो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप तो खुद से देखना चाहें तो आप मुझे खुद बताएं कि आपको कहाँ क्या तकलीफ हो रही है, आप कहाँ पेन फील कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर फर्स्ट एड शुरू कर देते हैं। जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो फिर जो है आपका आ, आ, वो आपसे शेयरिंग शुरू कर देते हैं। तो पहला काम रीश्योरेंस, तसल्ली देना। दूसरा काम हेड टू टो सर्वे। हेड टू टू सर्वे किसका करना है? जो कैजुअलिटी उसकी पर विद द परमिशन ऑफ द कैजुअलिटी, उससे परमिशन जरूर लेनी है। अगर वो आपको अलाउ नहीं करता तो प्लीज आप उसे जबरदस्ती हेड टू टू सर्वे नहीं करेंगे। आप उससे कहेंगे कि आप प्लीज आप खुद चेक करें अपनी बॉडी को कि आपको कहाँ पेन फील हो रहा है, कहाँ डिफॉर्मिटी फील हो रही है। हेड टू टू सर्वे में हम देखते हैं डॉट्स, डी फॉर डिफॉर्मिटी, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में, लिम्स में कोई डिफॉर्मिटी है। ओपन इंजरी, बॉडी में कहीं भी ओपन इंजरी आपको दिख रही है विजिबली या फील हो रही है। टेंडरनेस, इंटरनली अगर उसे कहीं चोट आई है, डैमेज है, तो पेन ऑन टच, जब आप हेड टू टू सर्वे चेक कर रहे होंगे तो जैसे ही उस जगह पर आपका हाथ लगेगा या इंटरनली उसको डैमेज है तो उसको एक पेन होगा, एक तकलीफ होगा, या वो बताएगा या उसके फेस से पता लगेगा। और एस स्टैंड फॉर स्वेलिंग, तो हम कोई भी बॉडी में कोई स्वेलिंग है तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं हेड टू टू सर्वे में। थर्ड स्टेप, फर्स्ट एड देते हैं स्पेसिफिक इंजरीज को जो है हेड टू टू सर्वे में मिली। फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट, हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड हॉस्पिटल। दिस इज द स्टेप्स ऑफ कॉन्शियस कैजुअलिटी। जब भी कोई कैजुअलिटी कॉन्शियस हो, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमें उसे हेल्प आउट करना है। अब हेड टू टू सर्वे में दो चीज़ें आ रही हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास। नंबर वन इज़ अ ब्लीडिंग, नंबर टू इज़ अ फ्रैक्चर। मैं आपको बहुत जल्दी आपको मैं बताता हूँ। ब्लीडिंग में माइनर वुंड्स या मेजर वुंड, माइनर में आपको 4 स्टेप्स लेने हैं। वॉश करना है,
प्रेशर अप्लाई करना है, ड्राई करना है, बैंडेज अप्लाई करनी है, देन नियर बाय हॉस्पिटल जाना है फॉर एंटीसेप्टिक, या अगर चोट इस तरह से लगी है कि उसको कोई टेटनस रिक्वायर्ड है तो वो उसको हॉस्पिटल ज़रूर लिए जाना। ऑन द अदर हैंड मेजर इंजरी है, मेजर इंजरी पे आपने उसे वॉश नहीं करना, आपने कोई भी क्लॉथ पीस जो भी आपके पास सब मौजूद है वो उस जगह पर रखकर पहला काम प्रेशर अप्लाई करना है, देन एलिवेट करना है इंजर्ड पार्ट को अबव द हार्ट लेवल, देन उसके ऊपर एक बैंडेज अप्लाई करनी है। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ, ये डायरेक्ट प्रेशर आपने अप्लाई किया है, एलिवेट किया इंजर्ड पार्ट को अबव द हार्ट लेवल एंड अप्लाई बैंडेज। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, मेजर ब्लीडिंग। अगर सीवियर ब्लीडिंग भी हो रही है तो आपने उसको, फ्रैक्चर में लोग फर्स्ट एड नहीं देते, लोग टूटे हुए हाथ को ऐसे पकड़कर हॉस्पिटल आ रहे हो, टूटी हुई टांग पे दूसरे शोल्डर पर हाथ रखकर जंप करते हुए आ रहे हो, और एक वक्त आता है उनका वेट उस ब्रोकन बोन पर आता है, और जैसे ही आता है वो एजेस आपस में टकराते हैं तो वो झड़ जाते हैं। जब झड़ जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें ऐसे जोड़ नहीं सकते, तो वो कट करता है, प्रोट्रूड को बाहर करता है, उसकी जगह कोई आर्टिफिशियल चीज, रॉड, क्लिप, वायर, प्लेट, वो उसकी जगह पर लगा। तो फ्रैक्चर की वन वर्ड फर्स्ट एड है सपोर्ट एंड इमोबिलाइज, और सपोर्ट एंड इमोबिलाइज के लिए आप स्प्लिंट, या तो कोई भी स्प्लिंट आप इम्प्रोवाइज स्प्लिंट यूज करें, अगर नहीं है तो बॉडी स्प्लिंट यूज करें। और इसमें आपको दो चीजें बनानी जरूर आनी चाहिए, एक स्लिंग और एक आपको बनाना आना चाहिए बेल्ट, कॉलर बेल्ट आपको बनाना आना चाहिए विद ट्रायंगुलर एक किसी भी कपड़े से, और एक स्लिंग। ये कभी हमारा इस तरह का कोई दोबारा शेड्यूल हुआ तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ट्रायंगुलर बैंड कपड़े से आप किस तरह से ये चीज़ें बना सकते हैं। आम टूटा हुआ उसने शर्ट पहनी हुई है तो आप शर्ट से उसको स्लिंग दे सकते हैं, कफ का बटन आपने खोला है, आपने चेस्ट पे टक किया और आप ये देखेंगे तो ये सपोर्ट होगा। मेरे पास रोड साइड पर कुछ भी नहीं था, बट एक उसकी शर्ट के बटन से मैंने उसको सपोर्ट दे दी, तो ये कफ आपका कफ को जो है वो टक कर सकते हैं चेस्ट के बटन से। इसी तरह एक आम से कपड़े से, दुपट्टे से जो रोड साइड पर इजीली मिल जाता है, उससे आपको इमोबिलाइजेशन बनानी आनी चाहिए। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है बेल्ट बनाना चाहिए आपको, और नंबर टू सिलिंग बनाना आनी चाहिए आपको। तो वो फिर कभी हम आपको इसमें प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देंगे, बहुत इजी है। ये क्लोज फ्रैक्चर है, डिफॉर्म हुआ हुआ है, ये ओपन फ्रैक्चर है, ये इम्प्रोवाइज स्प्लिंट है जो कि आप बना सकते हैं कोई भी वुडन स्टेक या उसके न्यूज़पेपर से आप ये इनको यूज कर सकते हैं एज स्प्लिंट। अगर ये ना भी मिले तो बॉडी स्प्लिंट, हमारी बॉडी दूसरे पार्ट की बेहतरीन स्प्लिंट है, तो आप अपने बॉडी पार्ट को दूसरे पार्ट से एज ए स्प्लिंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने न्यूज़पेपर पे एक एग्जांपल दी। ये आइसक्रीम स्टिक से, अगर आइसक्रीम स्टिक ना हो भी हो तो दूसरे फिंगर से आप उसे सपोर्ट दे सकते हैं। ये टॉवल या ब्लैंकेट से आपने उसकी लेग को सेंटर में रख के और आपने उसको वो बांध दिया है, तो लेग को दूसरी लेग से सपोर्ट दिया हुआ है, एज ए स्प्लिंट यूज किया हुआ है, को बनानी आनी चाहिए नंबर वन। और इसमें सिलिंग भी एक होता है जो कि हमें बनाना आना चाहिए ट्रायंगुलर कपड़े से, लेकिन ये प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर प्रैक्टिकली ना कभी आप लोगों से ऐसा हुआ तो ये चीज़ें मैं आपको इजीली आपको सिखा दूंगा। बर्न्स पे चलते हैं, बस ये 5 मिनट हैं, इसके बाद मैं आपको हैंड कर रहा हूँ टॉपिक्स। तो फर्स्ट एड, एक्चुअली मेरा बिलीफ ये है कि मैंने तो फर्स्ट एड में क्रेडिट आवर्स काउंट होते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कम से कम भी 10 आवर्स की होनी चाहिए, जो कि बेसिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, वरना तो 40 आवर्स तक ये ट्रेनिंग जाती है और इससे भी अभाव जाए तो। लेकिन इस बहुत थोड़े वक्त में मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम कैजुअलिटी के स्पेसिफिकली जो करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। बर्न कॉजेज हैं फायर, स्टीम, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, आग से, स्टीम से, एसिड, केमिकल से, इलेक्ट्रिसिटी से हम बर्न होते हैं। ये टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री, ये पिक्चर्स हैं उसकी। करना क्या चाहिए फर्स्ट एड में, बर्न में, सबसे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, वो है वाटर, वाटर, वाटर एंड वाटर। चाहे वो आपका ये कुछ पिक्टोरियल एग्जाम्पल है, सुपरफिशियल
पार्शियल एंड फुल थिकनेस बर्न, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री कहलाती है। ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट रेडिश है तो फर्स्ट डिग्री बर्न है, ब्लिस्टर आए हुए हैं तो वो सेकंड डिग्री, और ब्लैकिश है तो वो थर्ड डिग्री है। ये कुछ पिक्चर है, हम डायरेक्ट, मैं बड़ा फास्ट चलता हूँ, ये टाइम काफ़ी अप हो गया है। ये पिक्चर्स हैं उनकी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ बर्ड? वाटर, वाटर, वाटर एंड वाटर। एटलीस्ट 10 मिनट्स, आइडियली 20 मिनट्स तक आप उस जगह पर पानी को फ्लश करें। डायरेक्ट फ्लश ना करें, लाइक इस पिक्चर में जो है वो डायरेक्ट बर्न एरिया पे फ्लश कर रहे हैं। फ्लश करने के लिए यहाँ से फ्लश करें ताकि वो आपका वॉच के ऊपर से फ्लश करें, ताकि वो बहता हुआ पानी उस जगह से गुजरे, क्योंकि उस जगह पे बर्निंग स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, डायरेक्ट पानी उस पर नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि उस प्रेशर से वो स्किन को डैमेज हो सकता है। तो आपने वॉच के ऊपर से इसको पानी को फ्लश करना, वो बहता हुआ है। नंबर वन, आइडियली मैंने कहा 20 मिनट्स, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट्स तो हमें पानी को फ्लश करना चाहिए। मेटल की चीज़ों को रिमूव करना है, वॉच है, रिंग है, ब्रेसलेट है, कोई भी ऐसी चीज़ है अगर पहनी हुई है तो उसे रिमूव करें। अगर वो स्टिक हो गई है स्किन के ऊपर तो फिर आप उसे रिमूव ना करें, उसी के ऊपर से उसे कूल डाउन करें, बर्न एरिया। और थर्ड वन इज कवर अप द इंजर्ड पार्ट, आपने उसे कवर अप करना। तीन तरह की बैंडेज होती हैं देखा जाए तो, तीन इमरजेंसीज जो हैं जिनमें हम बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन तीनों में पर्पस अलग है। अगर आपको पर्पस समझ आ गया तो आप बैंडेज कर लेंगे। ब्लीडिंग में हम बैंडेज यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? टू एक्सर्ट द प्रेशर। फ्रैक्चर में हम बैंडेज यूज करते हैं, क्यों करते हैं? टू सपोर्ट द इंजर्ड पार्ट। कैसी बैंडेज बांधनी है? जो सपोर्ट करे, प्रेशर नहीं दे, सपोर्ट करे। बर्न में हम बैंडेज यूज करते हैं, क्यों करते हैं? टू कवर अप द इंजर्ड पार्ट। कि हमने प्रेशर नहीं देना, हमें सपोर्ट नहीं देनी, हमें उस पार्ट को कवर करना ताकि बाहर की एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट उस इंजर्ड पार्ट से ना हो। तो आपने ये तीन काम करने। नंबर वन, वॉश करना है, फ्लश करना है पानी, टैप वाटर आइडियली। मेटल की चीज़ों को रिमूव करना है, या अगर वो चिपक गई है तो रिमूव नहीं करना है, और कवर अप करना है, गो टू दी हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, वहाँ जाकर उनका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में टॉपिक्स और बहुत सारे हैं, पॉइजन है, हीट रिलेटेड इमरजेंसीज हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स इस जगह पर नहीं हो सकते। आपके हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सबको अनम्यूट कर दिया जाए, ताकि आप लोग जो हैं अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकें। तो मैं आप अब आप